हेलो दोस्तों, फाइनली एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एज लिमिट क्या है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। 17 सितंबर को ये फॉर्म निकला है जिसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अक्टूबर रात 11 बजे तक एक्सेप्ट करे जाएंगे। अगर आपको पेमेंट चालान के थ्रू करनी है तो वो आप 8 अक्टूबर तक जनरेट कर सकते हो और पेमेंट आपको जो करनी है ऑनलाइन मोड में वो 9 अक्टूबर तक कर सकते हो। और अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आप 10 अक्टूबर तक इसकी पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म की करेक्शन विंडो 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। दिसंबर 2022 में टियर 1 के एग्ज़ाम होंगे और टियर 2 के जो एग्ज़ाम हैं अभी वो अनाउंस नहीं हुए हैं। ऑल दो दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम टेंटेटिव हैं, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल होगी वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जाइए, यहाँ पे एज लिमिट लिखी गई है, ये जनरल एज लिमिट है। इसमें अभी रिलैक्सेशन की भी हम बात करेंगे। इसमें आप लोग देखिए पोस्ट कौन कौन सी हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, ये मिनिस्ट्री का नाम है कि इस मिनिस्ट्री के अंदर ये पोस्ट है। ये पे लेवल लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना पे लेवल में कितनी सैलरी रहती है। ग्रुप बी की ये दोनों पोस्ट हैं, नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट हैं। एज लिमिट अप टू 30 साल है। इसके अलावा पे लेवल 7 के अंदर और भी वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है और ये वैकेंसी अलग अलग मिनिस्ट्री में है, लाइक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है और AFHQ में है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। इसके अलावा असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है दूसरी मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंट में। एज लिमिट आपके सामने है यहाँ पे, किसी की 20 से 30 साल है, किसी की 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इन एज लिमिट को फॉलोअप करिएगा। इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की वैकेंसी है आपकी, ग्रुप सी की वैकेंसी है, अगेन 30 ईयर्स है। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, इसकी भी सेम क्राइटेरिया है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसका भी सेम क्राइटेरिया है, 30 साल तक की एज लिमिट है। ग्रुप बी की ये सारी पोस्ट हैं। इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अगेन हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक। ठीक है, इसके अलावा पे लेवल 6 की वैकेंसीज़ हैं जिसमें आपका डिविजनल अकाउंटेंट है, असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग ग्रुप वाइज। एज लिमिट अगेन यहाँ पे लिखी गई है। मेनली सभी की एज लिमिट 30 होती है और कुछ कुछ की यहाँ पे 32 भी है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। इसके अलावा ऑडिटर की पोस्ट है यहाँ पे CNAG में और CGDA में और 18 से 27 इसकी एज लिमिट है। ठीक है, अदर मिनिस्ट्री में भी इसकी ऑडिटर की पोस्ट है। अकाउंटेंट की पोस्ट है यहाँ पे ऑफिस अंडर CNG और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। पे लेवल 4 के अंदर भी कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें आपका पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसीज की जो सारी पोस्ट जो हैं इनकी वैकेंसी निकली हैं इस बार SSC CGL में। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लेंगे इस प्रोस्पेक्टस में होगा तो, बाकी वो शायद बाद में रिलीज़ करा जाएगा। और नीचे आते हैं, आपको हम इसकी एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट आप देख कर आए हो, इसमें जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी। ठीक है, एज लिमिट 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे एज लिमिट थी उसका यहाँ पे लिखा गया है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ किस डेट से पहले और किस डेट के बाद की नहीं होनी चाहिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। SC ST को मैक्सिमम 5 साल तक का, OBC को 3 साल तक का, PWD जनरल है तो 10 साल तक का, PWD OBC है तो 13 साल, PWD SC ST है तो 15 साल। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे रिलैक्सेशन है और डिफेंस पर्सनल को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है। और भी अदर कैटेगरीज़ हैं रिलैक्सेशन की, वो आप देख सकते हो। इसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, अगर आप एज लिमिट में रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी से इशू किया हुआ। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट वाइज यहाँ पे अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझ लो आप,
ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा किसी भी पोस्ट का, ये क्राइटेरिया आपको 8 अक्टूबर से पहले मतलब 8 अक्टूबर लास्ट डेट है, 8 अक्टूबर को आपने ये क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि CGL फॉर्म की लास्ट डेट जो है, उस लास्ट डेट तक अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है ग्रेजुएशन का तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो फॉर्म मत भरना, रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही आप फॉर्म भरोगे। लेकिन ये जो 8 अक्टूबर है लास्ट डेट, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना। तो जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा डिज़ायरेबल, याद रखिए ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये मैंडेटरी नहीं होता, डिज़ायरेबल है। इसमें यह है कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी हो आप, या MCOM किया हुआ है, या MBA कर रखा है आपने, सॉरी MBS किया हुआ है या MBA किया हुआ है फाइनेंस में, तो या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किया हुआ है, ये सब डिज़ायरेबल हैं। मिनिमम ये है, अगर सिर्फ ये कंप्लीट है आपकी, ये नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट शॉल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्टिव ब्रांच फॉर कंफर्मेशन एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। यानी कि जब आपकी इस पोस्ट में रिक्रूटमेंट होगी तो आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, उस पीरियड के दौरान एक आपका टेस्ट होगा जो आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक रेगुलर जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन पाओगे। इसके बाद एक आपकी पोस्ट थी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपके पास 60% मार्क्स हों मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। यानी किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री हो, प्लस आपके क्लास 12 तक मैथ्स पढ़ा हो, उसमें 60% मार्क्स हों, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो और उसमें आपने स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा हो डिग्री लेवल पे। अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं था तो दूसरी कंडीशन ये है कि बैचलर डिग्री हो और उसमें आपने स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की ये एलिजिबिलिटी बताई और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एलिजिबिलिटी बताई। इसके अलावा जितनी भी दूसरी पोस्ट हैं, जितनी भी सारी वैकेंसीज़ हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। इनमें ये नहीं है कि मैथ्स चाहिए, मैथ्स जिसमें चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी, और जिसमें कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी सारी पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका है, क्या है, ऑल अदर पोस्ट के लिए क्या है, बैचलर डिग्री। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 अक्टूबर से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात कही थी, रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही अप्लाई करना। वो कहने का मतलब मेरा बस इतना ही था कि अगर आप एकदम श्योर हो कि यार 8 अक्टूबर से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा तो यार वेट ही कर लो रिज़ल्ट का, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, उसके बाद ही अप्लाई कर देना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप फाइनल ईयर में हो अप्लाई कर सकते हो, रिज़ल्ट नहीं आया तो भी अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर कि 8 अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्टेंस मोड से करिए तो वो भी फुली एलिजिबल हो गए आप, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ता है, अगर आप ऑलरेडी SSC पे पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन करके अप्लाई करोगे, अदरवाइज़ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, देन लॉगिन करके आपको अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस इसमें नहीं लगने वाली है। फ़ीस ऑनलाइन पे करनी है, आप चाहो तो चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, फॉर्म का ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं है। 12 से 13 अक्टूबर के बीच फॉर्म करेक्शन के लिए ओपन करा जाएगा, जिसमें अगर आपको कुछ चीज़ें करेक्ट करनी है तो आप करेक्ट कर सकते हो। मेक श्योर कि ये नौबत आपका नहीं आए, तो बेहतर होगा कि आप सारी जो चीज़ें हैं वो करेक्टली फिल करें, और करेक्शन विंडो में हर एक चीज़ करेक्ट नहीं करी जा सकती, इस चीज़ का ध्यान रखें। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वही, अलग अलग सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वही यहाँ पे डिटेल मेंशन है कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड। एक आपका Tier 1 एग्ज़ाम होता है, एक आपका Tier 2 एग्ज़ाम होता है। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ़ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। ये वही वाली बात है, अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू आपका स्कोर कैलकुलेट करा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका एक एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हो रहा है, अब 3 शिफ्ट में किसी में पेपर हार्ड आ गया, किसी में ईजी आ गया, किसी में उससे ज़्यादा हार्ड हो गया, तो तीनों को नॉर्मलाइज़ करा जाता है, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स देते हैं ये। बाकी जो भी एग्ज़ाम रहता है उसके आंसर की वेबसाइट पर आती है, उसको आप अगर चाहो तो चैलेंज भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आंसर की गलत है तो वो सब चीज़ें एग्ज़ाम्स के बाद की बात है। अब हम बात करते हैं
आपके पैटर्न की। देखिए टियर 1 का जो एग्ज़ामिनेशन है इसके अंदर 4 सेक्शन रखे गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस अगेन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगेन 25-25 क्वेश्चन है 50-50 मार्क्स की। 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा और आपके पास स्क्राइबर की फैसिलिटी है तो आपका एग्ज़ाम 1 घंटा 20 मिनट का रहेगा। टियर 1 जो है ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश सेक्शन। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.5 की, यानी कि सही आंसर के लिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, अगर गलत होगा तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट करे जाएंगे। इसके बाद बारी आती है हमारी टियर 2 की। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों टियर 2 की। अब टियर 2 के अंदर 3-4 पेपर्स हैं। बेसिकली टियर 2 के अंदर 3 पेपर हैं, सॉरी। अब ये तीनों पेपर सभी को नहीं देने हैं। सबसे पहली बात आपको समझनी है, टियर 2 के अंदर जो पेपर 1 है वो तो सभी को देना है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1 सभी को देना है। पेपर 1 के अंदर सब सेक्शन है, इसको अभी मैं समझाऊंगा। इसके अलावा पेपर 2 है एक स्टैटिस्टिक्स, ये किन बच्चों को देना है? ये उन बच्चों को देना है पेपर 2 जो जूनियर स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, सिर्फ उनको देना है। और पेपर 3 जो है आपका जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ उनको देना है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है। बाकी पेपर 1 आपको सभी पोस्ट के लिए देना है। याद रखिए स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहा होगा उसको पेपर 2 और पेपर 1 देना होगा। जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा होगा उसको पेपर 3 और पेपर 1 देना होगा। इसके अलावा जो बाकी दूसरी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा होगा उसको सिर्फ पेपर 1 देना है, ठीक है। पेपर 1 तो सभी को देना ही है। अब पेपर 1 के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। पेपर 1 के अंदर बेसिकली कुछ सेशंस में एग्ज़ाम होगा, 2 सेशंस में, ठीक है। इसमें आप देखो ऊपर मैंने अभी आपको दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ। ये पेपर 1 है, इसका सेशन 1 है। सेशन 1 के अंदर भी 2 सब सेक्शन हैं जिसमें आपका मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है हर सेक्शन में। सेक्शन 1 के अंदर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस है। 30-30 क्वेश्चन हैं, टोटल 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के। सेक्शन 2 आपका है मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज और मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस, 45 और 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 210 मार्क्स के क्वेश्चन। और पेपर 1 के अंदर ही सेक्शन 3 है आपका, इसमें आपका मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। और सेशन 2 है फिर आपका जिसके अंदर सेक्शन 3 है जो कि आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। अब इसको आपको समझना है पेपर 1 को। पेपर 1 के मॉड्यूल समझ लिया आपने। ये लोग बोल रहे हैं पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, ठीक है जी, समझ में आ गई हमारे पास 2 सेशन में होगा पेपर 1, सेशन 1 और सेशन 2 में सेम डे ही होगा पेपर 1। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेशन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, यानी कि सेशन 1 के अंदर कौन कौन से पेपर होंगे दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये होगा सेक्शन 2 और ये होगा, ठीक है, फर्स्ट सेशन में। और सेशन 2 के अंदर क्या होगा? सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, यानी कि जो डेटा एंट्री टाइप था, ठीक है। इसलिए जो ड्यूरेशन हो गया सेशन 1 का वो 2 घंटे का हो गया, 2 घंटे 15 मिनट का, और सेशन 2 का ड्यूरेशन हो गया 15 मिनट का, ठीक है। और ये सारे सेशन जितने भी हैं पेपर 1 के अंदर ये सभी को देने हैं। तो यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था। ये सारे एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होंगे एक्सेप्ट कौन सा वाला, जो डेटा एंट्री वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1 मार्क्स की। गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा सेक्शन 1 सेक्शन 2 के लिए जो मॉड्यूल 1 के हैं, और सेक्शन 3 जो है पेपर 1 का उसके लिए। और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है पेपर 2 और पेपर 3 के लिए जो स्टैटिस्टिकल और असिस्टेंट ऑडिट वाली पोस्ट है, ठीक है। अब ये पॉइंट समझिए, इसमें बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर नॉलेज वाला टेस्ट है जो पेपर 1 के अंदर है तो सेशन 2 में होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर है बस। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं, पोस्ट के नाम लिखे गए हैं, इन पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी, ठीक है। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 और पेपर 1 दैट इज़ डेटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 और पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्ट ऑफ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। इसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा आपका 15 मिनट का, ठीक है। तो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो होगा आपका वो एक पैसेज होगा आपका 2000 की डिप्रेशन का 15 मिनट का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट करा जाएगा। ये जो टेस्ट है रीजनल ऑफिस द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ये सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है और ये क्वालिफाइंग नेचर है। वाइल शॉर्टलिस्टेड द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट वेयर आइदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब और व्हेन DEST इज प्रिस्क्राइब
दैट इज़ टैक्स असिस्टेंट। कुछ पोस्ट हैं जिसमें इस टेस्ट की स्टैंडर्ड भी चेक करे जाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। OH कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडिंग DEST। जो OH कैंडिडेट हैं वो इस टेस्ट को देने से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। इसके बाद नीचे आओगे तो इंडिकेटेड सिलेबस गिवन है टियर 1 का अलग अलग सेक्शन का, तो वो आप सिलेबस देख सकते हो, अलग अलग सेक्शन का है। फिर टियर 2 का पेपर वाइज यहाँ पे है। पेपर 1 के अंदर जो 2 सेशन है उनका है, 2 मॉड्यूल हैं उनका है, बेसिकली 3 मॉड्यूल हैं। फिर पेपर 2 का यहाँ पे जो आपका पूरा डिटेल सिलेबस है वो मेंशन है। फिर देन पेपर 3 का जो डिटेल शेड्यूल है, डिटेल सिलेबस है, वो आपका मेंशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, इट मीन्स कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से पहले वेबसाइट पर आता रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन ये लोग बोल रहे हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। हर एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर आता है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर मेंशन है। फिर नीचे आओगे तो कुछ इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ जो कि आपको नहीं करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या बोल रहे हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 एंड टियर 2 ऑफ टियर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऑफ टियर 2 आर एस फॉलोज। बेसिकली सभी की जो यहाँ पे टियर की जो सेक्शन की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो गिवन है। अनरिजर्व के लिए 30% लाने कम से कम, ये मिनिमम मार्क्स हैं, बाकी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। OBC EWS को 25% और बाकी कैटेगरीज को 20%। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड, दैट इज़ मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन मॉड्यूल 2 जो आपका स्किल टेस्ट है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर कितने हो सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 20%, OBC के लिए 25% और सभी कैंडिडेट्स के लिए 30% एरर अलाउड हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन टियर 1 दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, candidate will be shortlisted category wise to appear in tier 2. Separate cutoff will be fixed for paper 2 of tier 2, that is for the post of junior statistical post, paper 3 that is for the post of assistant audit officer, and for paper 1 of tier 2 that is for all the post। यानी कि जो tier 1 के मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर आपको आगे tier 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। और जो आपका पेपर 2 है जिसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल पोस्ट है उसकी अलग से कट ऑफ आएगी। पेपर 3 जो है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर उसकी अलग से कट ऑफ आएगी। और ऑब्वियसली जो पेपर 1 है जो सभी पोस्ट के लिए है उसकी अलग से कट ऑफ आएगी। टियर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन टियर 1, दैट इन टियर 2 ऑल द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल 3 सेक्शन ऑफ पेपर 1। हाउएवर ओनली दोज कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये बात तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ये वही बात रिपीट कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि पेपर 2 पेपर 3 सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है। इन पेपर 1 ऑफ टियर 1 इट विल बी मैंडेटरी, ये पेपर 1 सभी को देना, ये बार बार बता रहे हैं। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन। The candidate who are not qualified in section 1 plus section 2 will not be eligible for evaluation of section 3। तो ये भी एक चीज़ है पेपर 1 के अंदर जो सभी पोस्ट के लिए है, उसके अंदर जो 3 सेक्शन है, जो तीसरा सेक्शन है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे। अगर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स आपके नहीं हुए कंसिडर तो आपका सेक्शन 3 को चेक नहीं करा जाएगा, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर, इन अदर वर्ड बोथ मॉड्यूल्स दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड DST आर क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। ये टियर 3 अगेन जो क्वालिफाइंग नेचर है वो आपको बताया जा रहा है। तो ये कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरीज की जो इन्फॉर्मेशन है, रिजर्व कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह, टाई केसेस के लिए क्या होगा, कुछ एक्शन जो आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है अगर आप इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ अंडरटेकिंग्स का परफॉर्मा मेंशन है, उसको आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वो सारी डिटेल इसमें मेंशन है। अप्लाई करने से पहले इसको आप ज़रूर से रीड करिएगा। फ़ोटोग्राफ का सही जो साइज़ है वो क्या रहेगा, किस तरह से आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अप्लाई करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को, इन PDF को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप नीचे आओगे एनेक्सर के अंदर, तो एनेक्सर 28 है। इसके अंदर कुछ पोस्ट के लिए फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट हैं, जैसे यहाँ पे पोस्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस डिपार्टमेंट में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम योर टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम।
तो उसको भी आप रीड कर लीजिएगा। अगर आप उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो बोर्ड ऑफ उसके अंदर, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जो भी रिक्वायरमेंट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके ईजिली आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। याद रखिए रिज़ल्ट आ जाए आपका लास्ट डेट से पहले तो ही आप इसमें अप्लाई करिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा।